हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की 8th क्लास का 8th चैप्टर, जो कि है कानून और सामाजिक न्याय। क्या है ये, इस पूरे चैप्टर को देखेंगे हमने जो 7th क्लास की उसमें हमने एक कमीज अध्याय के बारे में पढ़ा था, जो कि बाजार मार्केट के पूरे उसके सबके डिटेल में हमने इसे देखा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। हमने देखा था किस प्रकार से जो छोटे कारीगर होते हैं, जो लोग होते हैं छोटे वाले, वो किस प्रकार से जो बाजार है उसमें शोषण का शिकार हो जाते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हों, उपभोक्ता हों या उत्पादक हो। तो आज हम शायद इस चैप्टर में देखेंगे जो है उपभोक्ता के बारे में। इस चैप्टर में ज़्यादा जोर दिया गया है। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। एक बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। जो निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, उसका क्या गोल होता है? उसका गोल होता है केवल और केवल पैसा कमाना, यानी कि उसे लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हमने जन सुविधाओं वाले चैप्टर में देखा था, वहाँ पर जो सरकार है वो लोगों की सुविधा के लिए कार्य करती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो केवल और केवल अपने मुनाफा कमाने के लिए जो है कार्य करता है। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। यानी कि जो कंपनियां होती हैं वो मजदूरों से काम करवा लेती हैं, जो वर्कर होते हैं, लेकिन उनको जो उनका पैसा है काम करवाने का वो कई बार नहीं देती हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। अब इस पर तो वैसे भी जो हमारा ये मजदूर है उनके लिए जो है मौलिक अधिकार है, यानी कि आप बिना पैसे के किसी से भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, यानी कि एक निश्चित वेतन जो है वो बना दिया गया है। इससे नीचे जो वेतन है वो नहीं दिया जाएगा, जितना है उसको मिलना ही चाहिए। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जो सरकार है जिसमें न्यूनतम वेतन तय किया है उसमें कुछ सालों में जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो, यानी कि किसी के साथ बुरा बर्ताव ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। इस प्रकार से कानून बनाए गए हैं। अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावरलूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। जिस प्रकार से चरखा होता था, हमने देखते हैं पहले चरखे पर बनता था कपड़ा, अब ये मशीनें आ गई तो मशीनों से करते हैं। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। जिस प्रकार से कार्य करते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, हम पहले चरखे से बनाते थे, अब ये मशीनें आ गई इस टाइप की, जिससे ये लोग कपड़ा वगैरह बनाते हैं, काम करते हैं। यहाँ पर कुछ तालिका दी गई है जो कि कार्य करने वाले कानून क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है और किसको उससे जो है फ़ायदा मिलेगा, उसकी यहाँ पर तालिका दी गई है। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, केवल जो कागज़ है, कागज़ के टुकड़े पर जो कानून है उसको ही बनाना काफ़ी नहीं होता है। आवश्यक है कि इस कानून को लोगों के बीच में लागू किया जाए और लोगों की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होती है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानून को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जब तक कानून केवल कागज़ का टुकड़ा रहेंगे तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी है कि उनको लोगों के बीच में उतारा जाए। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ताकि जो कमज़ोर लोग हैं उनको दबाया ना जा सके। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण
करना चाहिए और अगर कोई कानून उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। हम जानते हैं गरीबी इतनी ज़्यादा है हमारे देश में, जो मज़दूर होते हैं वो कम वेतन में भी मान जाते हैं। एक तो उनको जानकारी नहीं होती पूरी जो क्या कानून है किस तरह से लागू किया जाए, दूसरा उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार बेइंतहा चलता है, हमें पता है, और भ्रष्टाचार से ही सारे काम यहाँ पर हो पाते हैं, पैसे से ही हो पाता है। जब उनके पास पैसा नहीं होता तो ये लोग डर के मारे चुपचाप वही कम वेतन रख लेते हैं। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना पैसा बचाना है। उनके लिए तो अच्छा ही होगा कि वो लोग कम पैसे में ही काम कर दें। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उन्हें केवल अपने पैसे से मतलब होता है। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किया जाए, यानी कि जो सरकार कागज़ पर कानून बना रही है उसको सिर्फ कागज़ पर ना रहकर इन कानूनों को लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों व निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है, यानी कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो संविधान में हमें मौलिक अधिकार हैं, जिसके बाद इन कानूनों को और भी बढ़ावा मिल सकता है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूरी यानी कि बिना पैसों के किसी को काम करवाना या उससे मजदूरी करवाना। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाना या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसी जगह पर काम नहीं करवाया जाएगा जिससे उनकी जान को खतरा हो सके। ये हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके लिए अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम इनसे कुछ सवालों को देखेंगे। यहाँ पर एक बच्ची देखो काम कर रही है। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बच्चों या किशोरों के नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, यानी कोई उनसे इस प्रकार से छोटी उम्र के बच्चों से काम करवाता है तो उसको एक अपराध माना जाएगा, जिसके कारण उसको सज़ा मिलेगी। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल एक तरह से pencil.gov इन प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर ये पेंसिल प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के कार्यान्वयन में एवं मॉनिटरिंग के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे चाय की दुकान पर हम देख सकते हैं, जो डिब्बी होती हैं वहाँ पर काम करते हुए, ढाबों पर हमें छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। ये भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी इसका यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से भोपाल गैस त्रासदी हुई। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का एक कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड की इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस थी। हम देख सकते हैं जो बाहर वाले देश हैं वो भारत में कुछ ऐसे ही कारखाने इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं कारखानों में ऐसी ही कंपनियां लगाते हैं हमारे यहाँ जो खतरनाक होती हैं, यानी कि जो केमिकल वाली होती हैं, खतरनाक गैसों वाली कंपनियां होती हैं, वही कारखाने वही फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लगाई जाती हैं। जबकि अपने यहाँ पर वो आईफोन जैसी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, अच्छी वाली फैक्ट्रियाँ लगाते हैं जिससे जो चीज़ें हैं वो खतरनाक, यानी कि उनके जो लोग हैं उनको खतरा ना हो सके। जबकि भारत में गरीबी के कारण इस प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं और इस यहाँ के जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक इस प्रकार की फैक्ट्रियों में, इस प्रकार की कंपनियों में काम करने को मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होता, तो अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस प्रकार की कंपनियों में कार्य करते हैं।
इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने बारे में बता रही हैं किस प्रकार से हुआ। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी आंखें आने लगीं। मुझे भी जो खांसी है वो आने लगी तथा लगता था कि जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी, यानी कि जो गैस है वो अपना असर दिखा रही थी वहाँ पर। अगली सुबह 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग जो हैं वो पूरी तरह से गंभीर हो गए, बीमार हो गए और आज भी वहाँ पर इसका असर देखा जाता है। सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया सबका। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे, यानी कि जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो अपने घर के प्रमुख थे, जो अपने घर में जिनके कार्य से ही उनका घर में जो रोजी रोटी थी वो जा रही थी, जिसके कारण ही इनका घर का चूल्हा जल पा रहा था। ऐसे लोग या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर जो है बीमार हो गए गंभीर रूप से। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर स्वास्थ्य विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। यहाँ पर एक चित्र में लड़की दिखाई गई है इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि वो बच्चे भी अब भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कुछ इसी प्रकार से हो रहे हैं, यानी कि गैस का असर अब भी देखा जा सकता है। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। एक तो वो बाहर की कंपनी थी, उसे क्या पड़ी है किसी की जान की, क्योंकि हम देख सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका सिर्फ गोल होता है पैसा कमाना, वो पैसा कमाने के लिए आती है। और दूसरा वो बाहर की कंपनी थी तो उसे क्या ही पड़ी है भारतीय नागरिकों की जान जाए या कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी, यानी कि पहले भी एक मजदूर की मौत हो चुकी थी। उसके बाद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि बहुत सारे घायल हो चुके थे। वो फिर भी चुपचाप जो है इस प्रकार के अपने काम कर रही थी, उस पर कुछ काम नहीं किया गया। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। एक तो उसकी गलती, ऊपर से इस गलती को मानने से भी पूरी तरह से उसने मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। चलो पैसा दे भी दिया तो जो लोगों की जान गई थी क्या वो पैसे से वापस आ जाती? नहीं, आज तक नहीं आई और ना ही कभी आ सकती है। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया और जैसा फैसला था ज्यों का त्यों ही लोगों को वापस कर दिया। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया क्योंकि इतनी बड़ा मतलब हादसा हुआ था, तो उसके बाद में वो नहीं चला, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। जो अपने रसायन थे विषाक्त, उनको नहीं उठाया, वो वहीं पर छोड़ दिए। ये रसायन रिसकर ज़मीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाउ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है, यानी कि वो भी वहाँ से साफ सफाई नहीं कर रही है। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के शहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है और आज तक भी इन लोगों को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से घटनाएं होती हैं, ये गरीबी किस प्रकार से सब कुछ करवा देती है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो यह सबसे पहले जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला था। और भी तो देश हैं, वो कहीं और भी जाकर के कंपनी लगा सकती थी, अपने यहीं पर क्यों नहीं खोल लिया? उसके रीज़न यहाँ दिए गए हैं। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम, क्योंकि यहाँ जो मजदूर है वो बहुत सस्ते में काम कर जाते हैं। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं, वो भी निम्न वेतन में। जितना वेतन है उससे भी कम वेतन में वो अधिक घंटों तक काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ें
दूसरी चीज़ों पर भी खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह ये कंपनियां यहाँ काम कम लगातार पर ज़्यादा मुनाफा कमा लेती हैं, यानी कि कम इन्वेस्ट करती हैं और ज़्यादा मुनाफा ले जाती हैं, जिससे इनको अच्छा खासा पैसा बचता है। लागत में कटौती के तरीके से खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उसकी जो संख्या थी वो संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूरों का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पढ़ें, यानी कि किस प्रकार से अमेरिका और भारत जैसी कंपनियों में जो इन्वेस्ट करती हैं यहाँ, उनमें क्या फ़र्क होता है तो देखेंगे। यहाँ पर एक मजदूर दिया हुआ है, निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं, इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किस प्रकार से हमने भोपाल गैस त्रासदी देखी, उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनियां आज भी ऐसी हैं जो मतलब सेफ्टी के लिए, जो मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ काम नहीं करती है और ऐसे ही कंपनियां चलाते हैं, जिससे जो गरीब मज़दूर होते हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में एक कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। जो अब अमेरिका में जो है कंप्यूटर प्रणाली से पूरी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन भारत की जो भोपाल वाली कंपनी थी वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। मजदूरों को ही इशारा करना होता था कि यहाँ पर रिसाव हो रहा है या ये गड़बड़ी है, ये दिक्कत है, जिसमें उनकी खुद की जान का भी खतरा बना रहता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि यदि कोई खतरे का संकेत मिलता है कंपनी में, तो जो पश्चिमी देश हैं वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल कर कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था कर लेते हैं, उनके पास पहले से ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन जो भारत की कंपनी थी, भोपाल वाली जो कारखाना था, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई, इसके बाद भी इतना कम मुआवजा दिया गया। इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मजदूर आ जाता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारे यहाँ कि एक मजदूर के जाते ही दूसरा मजदूर फ़ौरन तैयार हो जाता है, जो कम वेतन में भी मान जाता है। इसीलिए जो मजदूर हैं वो कम कीमत पर भी बस जिस प्रकार से है नौकरी मिल जाए, किसी भी तरह से रोज़गार मिल जाए, यही एक लक्ष्य होता है। दूसरा मिल सकता है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उन्हें अपनी जान की नहीं पड़ी होती है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने जो है रोज़गार खुद को देने के लिए वो किसी भी स्थिति में काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हमें हर रोज़ आती रहती हैं। इसके बाद भी कोई कार्यवाही ना तो सरकार कर रही है, ना प्राइवेट वाले जो है चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के फ़र्क हमें देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा सकता है? कानून बनाने और लागू करने की संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जिस प्रकार से हमें पता है कि हमारा जो संविधान है वह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार देता है, इसमें ये सारे नियम आते हैं। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने ना तो कुछ इनके लिए कड़े नियम बनाए, ना ही इस पर अभी भी कोई रोकथाम लगा रही है। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। एक तो कानून थे नहीं, जो थे वो भी ढीले ढाले, और जो ढीले ढाले भी थे उनको ठीक प्रकार से लागू ही नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई 1978 में कि मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहें।
सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना संभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू नहीं रहेंगी। यानी कि पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ बड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और भी बढ़ गई है। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों? देखो, इनको सिर्फ एक शॉपिंग वगैरह या देखने को नहीं मिला तो 8 लाख रुपए का जुर्माना मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतने लोगों की जान चली गई, उनके लिए फिर भी इतना कम मुआवजा। तो फर्क तो है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून कौन से हैं, इसको देखते हैं। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। हम देख सकते हैं कि कानून तो हमारे यहाँ बन जाते हैं, लेकिन आज भी लागू ठीक प्रकार से नहीं हो पाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता कि कौन से कानून बने हैं, उनसे उनको क्या लाभ मिल सकता है। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियाँ हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अक्सर हम देखते हैं जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो अपना गंदा पानी स्वच्छ नदी में ही छोड़ देते हैं, यानी कि अपने गंदे पानी का कहीं अलग से जो है इंतज़ाम नहीं करते और नदियों में ही छोड़ देते हैं, जिससे जो स्थानीय लोग होते हैं उस पानी को पीते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। अमेरिका में सख्त कानून है और वहाँ पर उसको पैसा देना ही पड़ता। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाएगा और उनसे ही जुर्माना लिया जाएगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारा ही नहीं है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां, जो भावी पीढ़ियां होंगी, उनके लिए भी उसको बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसके तहत एक मौलिक अधिकार है ये, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यानी कि किसी जो चीज़ हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो सब हमारे अनुच्छेद 21 में आते हैं। उसमें हमें स्वच्छ हवा व स्वच्छ पानी भी। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। यानी कि सरकार का कर्तव्य बनता है जो भी इस पर्यावरण को दूषित करेंगे उन पर जो सख्त कानून है उसको लागू किया जाए, उनको सजा दी जाए। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंप जो नल होते हैं को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, यानी कि पानी की उपलब्धता ना होने के कारण वो उस जहरीले पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जन सुविधाओं के रूप में पर्यावरण किस प्रकार से कार्य करता है, हमने जन सुविधाएं पिछले चैप्टर में देखी थी।
यहाँ पर जन सुविधाओं के रूप में पर्यावरण की बात की गई है। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। जिसके जो नियम बनाए गए थे कंपनियों के लिए कि आप जो है नदियों में पानी नहीं बहाएंगे अपने यहाँ का गंदा, लेकिन इसके बावजूद भी ये यमुना नदी में गंदा पानी छोड़ रहे थे। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों को रोजगार खत्म हो गया, यानी कि जो उसमें मजदूर काम कर रहे थे, हमें पता जब रोजगार जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है वो लगाई जाती है तो मजदूरों को रोजगार भी मिलता है। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, उनको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया गया है। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर हुए ताज़ा अनुसंधानों से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनको नहीं देख रहे हैं आज भी। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जो रोजगारी है वो रोजगार खत्म हो जाएगा। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। हम देख रहे हैं आज के टाइम में जैसे कि गिग वर्कर्स आ चुके हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं। अब ऑनलाइन में क्या है कि अत्यधिक होने के कारण कभी भी जो कंपनियां हैं वो गिग वर्कर्स को जो है वर्कर्स उसमें काम करते हैं उनको कभी भी बाहर निकाल देती है, तो उनका तो रोज़गार चला जाता है। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। अब नए कानूनों की और आगे बढ़ना चाहिए, सरकार को भी लोगों को भी। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली को एक जो नई रिपोर्ट है उसकी वो आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों या कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल वाली बसों का इस्तेमाल मतलब सरकार उनको लेकर के आ रही है ताकि जो प्रदूषण है उसको बचाया जा सके। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर, रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने को लग जाते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है जहां के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानून की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है और उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ऐसे में जो कहते हैं ना कि पेट कुछ भी करवा सकता है, तो ये लोग उस वहाँ पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सकें और अपने देशों को साफ सुथरा रख सकें। दक्षिण एशियाई देश खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक, एस्बेस्टोस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रोज़गार की बहुत कमी है, तो रोज़गार के लिए इस प्रकार के जो कारखाने हैं वो अपने यहाँ पर लगवा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, जिससे जो भारतीय जनता है, भारतीय लोग हैं, उनकी जान को अत्यधिक खतरा पहुंचता है। यहाँ का पर्यावरण असुरक्षित हो जाता है, गंदा हो जाता है, यहाँ का पानी जो है वो गंदा हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं लोगों के साथ आ रही हैं, लेकिन रोज़गार को देखते हुए जो सरकार है वो यहाँ पर
इन्वेस्ट करवा रही हैं चीज़ों में भी, चाहे बाज़ार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो। बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार व्यवसाय आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, बच्चे जो हैं वो कम वेतन में ही मान जाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी ना सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए, वो भी समय रहते। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इसी बात का एक सबूत है। यानी कि कानून होना ही काफ़ी नहीं है, कानून का लागू होना अत्यधिक आवश्यक है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है और आम लोग भी इस दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों का समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें लोगों को स्वतंत्रता है, वो अपने हित के लिए सरकार से काम करवाए, उससे जवाब मांगे, जवाब देने का अधिकार है। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहाँ लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्यस्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके, सभी अपना जीवन जो है गरिमापूर्ण और सुरक्षित व्यतीत कर सकें। हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं लेकिन उनको लागू नहीं करवाया जाता। इसका जो सबसे बड़ा कारण, एक तो जनता हमारे यहाँ की एजुकेटेड नहीं है, दूसरा जो है लोगों में जागरूकता नहीं है, यानी कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते। दूसरा, यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है कि एक के जाते ही दूसरा उस काम पर आ जाता है, तो बुरे से बुरे हालात में भी यहाँ के जो मजदूर हैं वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।